अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है और फिजिक्स का ये सभी क्वेश्चन अभी तक आप याद नहीं किए हैं तो आप समझिए आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। अभी हम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, सिर्फ अभी हम जो क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं उस सभी प्रश्न को रट कर जाइए। गारंटी लेते हैं 100% 100% गारंटी के साथ आपके परीक्षा में यही सारे प्रश्न सेम टू सेम उतरने वाले हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अभी हम आपको जितना भी प्रश्न देंगे आपको ईमानदारी पूर्वक याद कर लेना है और बहुत ही आसान भाषा में लिखा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को देखिए, पहला प्रश्न आपको याद कर लेना है, हर हाल में आपको याद ही कर लेना है। क्वेश्चन आपका पहला क्या है, देखिए बहुत ही आसान है। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है समविभवी तल क्या होता है। समझिएगा, किसी आवेश से समान दूरी पर स्थित वह काल्पनिक सतह, कोई आवेश है उसके समान दूरी पर स्थित कोई काल्पनिक सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, वही समविभवी तल कहलाता है। बस इतना ही आपको लिख देना है और 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हूं, कोई भी स्टूडेंट को याद हो जाएगा। किसी आवेश से समान दूरी पर स्थित वह काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभवी तल कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय लिखें, या फिर सीधा कहेगा गॉस के प्रमेय को लिखें। 2 नंबर में प्रश्न आएगा या फिर 5 नंबर में आएगा तो व्यंजक प्राप्त आपको करना पड़ेगा। ये जो व्यंजक है इसको आपको 5 नंबर में पूछेगा तब व्यंजक आपको प्राप्त करना होगा। ठीक है, ऐसे हम आपको 5 नंबर वाला भी अलग से एक वीडियो लाएंगे। पहले आज हम आपको सब्जेक्टिव का बतलाते हैं। देखिए तो गॉस के प्रमेय देखिए बहुत ही आसान है, बहुत समझिएगा। देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस के नियम के अनुसार, यानी गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्लक्स, देखिए कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0, इसको पढ़िएगा ε0 गुना होता है। बहुत ही आसान है। देखिए क्या आपको याद रखना है, गॉस के प्रमेय के अनुसार, इतना तो लिख सकते हैं। क्या लिखना है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कोई बंद सतह से गुजरने वाला, यानी किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश, यानी क्यू, उपस्थित आवेश का कुल, यानी उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी आपका जिसको हम गॉस के प्रमेय को फाइ से सूचित करते हैं, तो फाइ बराबर उसमें अवस्थित कुल आवेश उपस्थित रहेगा क्यू, और इसको गुना कर देना है ε0 से। ठीक है, तो वही आपको यानी गुना हो जाएगा क्यू से 100 क्यू बटा आपका ε0 हो जाएगा। तो ये आपका गॉस का प्रमेय होता है, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है। बस इतना ही लिख देना है गॉस के प्रमेय में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है क्या, देखिए आपको याद ही कर लेना है। क्वेश्चन है आपका धारा के उसमें प्रभाव के जूल के नियम को लिखना है। धारा के उसमें प्रभाव के जूल के नियम आपको लिखना है। देखिए याद कर लेना है, मात्र 2 भी पॉइंट लिख देते हैं तो नंबर 2 नंबर दे देगा। ठीक है, पहले तो आपको शुरू में लिख लेना है धारा के उसमें प्रभाव के जूल के नियम निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको लिखना है। देखिए पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है, जूल का प्रथम नियम पहले लिख लेना है। जूल का प्रथम नियम क्या कहता है, देखिए जूल का प्रथम नियम कहता है किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न उष्मा, यानी H, उत्पन्न उष्मा H प्रवाहित धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। बतलाइए, बहुत ही आसान है। क्या है, देखिए किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी कोई भी चालक तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न उष्मा किया है आपका H, और उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग लगा दिए, समानुपाती होता है, यानी चिन्ह लगा दीजिए, यानी H समानुपाती I², अर्थात में हम लिख दिए हैं H समानुपाती I²। पहला पॉइंट लिख देना है और दूसरा पॉइंट भी आपको लिखना है, तब 2 नंबर मिलेगा। अगर 1 पॉइंट लिखते हैं तो 1 ही नंबर देगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 पॉइंट कम से कम लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट में लिखना है जूल का द्वितीय नियम, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा H,
तार के प्रतिरोध के यानी आर के समानुपाती होता है। बतलाइए कितना आसान है। अर्थात में आपको लिख देना H समानुपाती आर, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा होता है H और उसमें उसमें प्रतिरोध R उत्पन्न होता है और इसके समानुपाती होता है। बस समानुपाती चिन्ह लगा दिए। बस आपको याद रखना है 2 नियम, और बहुत ही अच्छे से अगर याद रखना चाहते हैं तो तीसरा नियम लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर दे। ठीक है, आसानी से देगा। 2 भी लिख देंगे तो फिर भी नंबर, लेकिन 3 को याद रखिएगा तो और भी बेटर होगा। देखिए तीसरा पॉइंट आपको लिखना है जूल का द्वितीय नियम। जूल का द्वितीय नियम क्या का तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम में आपको लिखना है किसी चालक तार में विद्युत धारा पर उत्पन्न करने पर उत्पन्न ऊष्मा H समय T के समानुपाती होता है। बतलाइए कितना आसान है। किसी चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न करने पर उत्पन्न ऊष्मा H समय T के समानुपाती H समानुपाती T लिख देना। बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, इतना ही लिख देना है। और इसको समझना चाहते हैं तो देखिए H को H लिख दिए हैं, इस समानुपाती के चिन्ह हटा के, ठीक है, तो H को हटा के समानुपाती हटाइएगा तो इसके बदले आई स्क्वायर RT लिख देना है। ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, और आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो आपको रट ही लेना है। अभी जितना भी प्रश्न आपको बतला रहे हैं इसका PDF आपको दे देंगे, घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रत्यवर्ती धारा के औसत मान को समझाइए। देखिए प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, इसको समझाना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, इसका औसत मान क्या होता है समझिएगा। चलिए इसका औसत मान में आपको लिखना है, एक आवर्त काल में प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के मध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है, उस जिसे IRMS द्वारा सूचित किया जाता है। इतना ही लिखना है, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में लिखे हैं। क्या लिखना है, एक आवर्त काल में प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के मध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, जिसे IRMS के द्वारा सूचित करते हैं। बस इतना लिखना है। 5वां नंबर प्रश्न है, आपको रट जाना है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये आपको रट लेना है। देखिए लिखना है आपको, जब प्रकाश की किरण धातु की सतह पर पड़ती है, जब भी प्रकाश की किरण धातु की सतह पर पड़ती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। बहुत ही आसान है, आप रट सकते हैं एक बार में। क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण कि धातु की सतह, मान लीजिए ये धातु का सतह है, ठीक है, ये धातु का मान लीजिए कोई धातु का सतह है, धातु की सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक है, प्रकाश की किरण पड़ती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस सतह से समझिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा जाता है। बस इतना ही लिख देना है, ठीक है। बहुत ही आसान इस तरीके से लिखे हैं, आपको समझ में याद हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है, जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना उनको भी याद हो जाएगा, खाली याद करिएगा तब, ठीक है, देख के चले जाइए तो कैसे याद होगा। देखिए अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही आसान है। क्या है आपका, बीटा किरणों के 2 गुण को लिखना है। प्रश्न आएगा बीटा किरणों के गुणों को लिखें, तो इसमें आप प्रश्न 2 कहेगा गुण लिखने के लिए, लेकिन आपको 3-4 याद रखना है, ठीक है, क्या पता भूल जाइएगा तब। तो देखिए याद ले, पहला पॉइंट में आपको पहले तो लिख लेना है, आपको बीटा किरणों के 2 गुण निम्नलिखित है इस प्रकार से। और पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है, लिखना है आपको, यह किरण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। क्या, बीटा किरण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है, यह किरण अत्यधिक उच्च वेग से गति करता है। ये बीटा किरण है, ये अत्यधिक उच्च वेग से क्या करता है, गति करता है। बस 2 को याद रखिएगा, इतना भी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप याद रखिए, ठीक है, याद रखिए, क्या पता उस समय वो भूल जाइएगा तब। तीसरा याद रखिएगा, इसकी वेधन क्षमता, किसकी, बीटा किरणों की वेधन क्षमता अल्फा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है, 100 गुना अधिक होता है, ठीक है ना।
देखिए बीटा किरण की जो वेधन क्षमता है वो अल्फा किरण की अपेक्षा 100 गुना अधिक होती है, यानी अल्फा किरण की वेधन क्षमता से 100 गुना अधिक होता है बीटा किरण की। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर पॉइंट याद रखिएगा, क्या आपको रखना है, यह जिस गैस से होकर गुजरती है उसे आयनीकृत कर देते हैं, यानी बीटा किरण ये जिस भी गैस से होकर गुजरेगी उसे आयनीकृत कर देंगे। बस याद रखना, जो आपको अच्छा बुझा है 4 पॉइंट में से कम 3 याद रखिएगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न आप पूछा जा रहा है आपसे, पी प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। देखिए आपको लिखना है क्या, आंसर पहले लिख लेना है, उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है आपको, जब तीन संयोजकता वाले पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दी जाती है। जब तीन संयोजकता वाले पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दी जाती है तो जर्मेनियम एवं सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाती है। बस देखिए आपको याद हो जाएगा, तब कहना है इस प्रकार बने अर्धचालक को, तब जो अर्धचालक बनता है, यानी इस प्रकार के बने अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। बतला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा कि नहीं, बतलाइए, यानी आंसर लिख दीजिएगा कि नहीं, मेरा सेंस ये है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर प्रश्न, चालन। यहां पर लिखा हुआ है चालन, यहां 9 है। चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं? चालन पट्टी क्या होता है? आंसर में लिखिएगा आपको, जिस पट्टी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे चालन पट्टी कहते हैं। बतलाइए, जिस पट्टी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे ही चालन पट्टी कहते हैं। और चालक में यह अंशतः भरा रहता है, जो भी चालक होगा उसमें यह मुक्त इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, अंशतः मतलब मुक्त यानी भरा रहता है, भरा होता है, तथा कुचालक में यह खाली होता है। चालक में यह क्या होता है, भरा रहता है, और कुचालक में यह खाली होता है। बस इतना लिख देना है चालन पट्टी के बारे में, 2 नंबर आपको दे देगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, आपको याद रखना है, क्या आपका आयाम मॉड्यूलन को समझाइए। आयाम यहाँ पर लिखा हुआ है आयाम, ठीक है, आयाम मॉड्यूलन के बारे में लिखना है। तो आंसर में आपको लिखना है, बहुत ही आसान है, जब वाहक तरंगों का आयाम मूल सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। जब वाहक तरंगों का आयाम मूल सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है तो ऐसे मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। बतलाइए, बहुत ही आसान है, याद हो सकता है अगर एक बार कोशिश कीजिएगा तो। ठीक है, देखिए उसके बाद लिखना है, इसमें वाहक तरंग की आकृति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतना लिखना है, 2 नंबर लेना है तो इतना तो लिखना पड़ेगा ना, आपको अक्षर बैठा के लिखना है। और बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है वो आपके लिए हम आपको एक डिटेल में वीडियो बना के देंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा ही जाएगा, रट ही जाना है आपको। क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है ये आपको लिखना है। देखिए पहले आंसर में लिखना है आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, आपको नंबर 100% 2 नंबर देगा। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बोर के सिद्धांत, देखिए बोर सिद्धांत की 2 कमियों को लिखना है। बोर साहब जो वैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांत की 2 कमियां क्या था उसके बारे में लिखना है। पहला कमियां उसका क्या था, लिख लेना, बोर सिद्धांत की 2 कमियां इस प्रकार है। इतना तो आप समझदार हैं, लिख ही सकते हैं। उसके बाद पहला कमियां में लिखना है, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। यानी बोर साहब जी थे, वो हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहे। ठीक है, सिर्फ वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किए, बाकी बात और कोनो परमाणु को नहीं। ठीक है, तो ये पहला कमियां था। दूसरा कमियां आपको लिखना है, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी सफलतापूर्वक नहीं समझा सका, यानी पका लिखा हुआ है, समझा सका, यहाँ लिख लीजिएगा समझा सका।
ठीक है। यानी ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को भी सफलतापूर्वक ये समझा नहीं सका। कौन? बोर्ड साहब। ये दो कमियां थे इनके, लिख देना है। ठीक है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न आपको रटना, और देखिए कहिएगा इतना बड़ा है, बहुत ही आसान है। देखिए यहीं से आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा क्वेश्चन, उतना ही सिंपल वे में लिखे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाइए। यहीं पर इंद्रधनुष का परिभाषा भी आएगा और प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं वो भी समझिएगा। देखिए आंसर में आपको लिखना है, जब वर्षा के दिनों में, यानी वर्षा के दिनों में जल की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है। इतना जब वर्षा के दिनों में इस तरह से आपको परिभाषा बनाकर लिखना है। जब वर्षा के दिनों जल की बूंदों पर, जो बूंद गिरता है उसके बूंदे पर सूर्य की प्रकाश की किरण, सूरज की प्रकाश की किरण पड़ती है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण किरणों का फैलाव होता है। जब प्रकाश की किरण पड़ती है वो बूंद पर, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, किरण जो होता है उस किरण का फैलाव होता है, जिससे 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। जिसे क्या हो जाती है, 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम लोग सब जानते हैं, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहा जाता है। अगर एग्जाम में अगर सिर्फ पूछेगा इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो सिर्फ इतना ही लिख देना है। और पूछा प्राथमिक इंद्रधनुष, तो उसके बाद लिखना है आपको, ठीक है, उसके बाद लिखना है इसी में किसी का धनुष कहा जाता है। उसके बाद लिखना है, किसी इंद्रधनुष में जब इंद्रधनुष बनता है, जब लाल रंग ऊपर रहता है, जब लाल रंग ऊपर एवं बैगनी रंग सबसे भीतर हो, यानी सबसे अंदर हो बैगनी रंग, तो इस प्रकार के इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। बतलाइए, बहुत ही आसान है, आंख मूंदकर भी जवाब इसका दे सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है, देखिए उसके बाद लिखना, किसी धनुष में जब लाल रंग ऊपर एवं बैंगनी रंग सबसे भीतर हो, तो इस प्रकार के इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और अगर यहीं पर पूछ लेगा द्वितीयक इंद्रधनुष की परिभाषा, उसमें आपको द्वितीयक इंद्रधनुष में लिखना है बैंगनी रंग ऊपर और लाल रंग भीतर। ये द्वितीयक इंद्रधनुष की परिभाषा हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न आपको याद रखना है। क्या प्रश्न है आपका, फैक्स से आप क्या समझते हैं? फैक्स से आप क्या समझते हैं? देखिए आंसर में आपको लिखना है, फैक्स का पूरा नाम क्या होता है। लिखना है, फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। एक मशीन द्वारा डॉक्यूमेंट को, डोके लिखा गया है तो यह समझ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट को दूसरे मशीन में भेजना फैक्स कहलाता है। बतलाइए, पहले लिखना है फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। एक मशीन द्वारा डॉक्यूमेंट को दूसरे मशीन में भेजना, ये फैक्स कहलाता है। बस आपको इस 13 प्रश्न को आपको रट जाना है, और इसके बाद वाला हम वीडियो और क्वेश्चन लाएंगे सब्जेक्टिव का, 1 से 2 वीडियो और देंगे। जितना इस 13 प्रश्न को रट लीजिएगा, और 2 वीडियो और सब्जेक्टिव का भी जस्ट हम आपको आज ही वीडियो दे देते हैं। अगर इस सभी सब्जेक्टिव को रट लेते हैं ना, 100% गारंटी के साथ 20 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 10 प्रश्न को आपको बनाना है, और 10 में आपका 10 प्रश्न टकराएगा, और 10 यानी 20 नंबर आप पाकर आइएगा। ये लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्द ही वो वीडियो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला आपको दिक्कत होता होगा, उसको भी हम लेकर आते हैं, ठीक है, दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।